ओ दे परमाणु बम फुटलो बगल वाला देखा एकरा का हो गिलो तो कह हम मर गिल रे। आदमी उठाना पड़ता है जैसे गोबर उठाता है। चलो हो चाचा, यही दो मेन तबाही मचाते हैं। ये सब अगर अनकंट्रोल हुआ तो बनेगा एटम बम। क्या बनेगा? एटम बम। इसमें रेडिएशन बहुत खतरनाक निकलते हैं सर। इसमें 3 रेडिएशन जो नुकसान करती हैं सब। ये खतरनाक क्यों होता है? जैसे ब्लास्ट करता है ना, जैसे मारेगा ब्लास्ट करेगा सबसे पहले यहाँ पे, तो इसमें इसके साथ कई सारी चीजें आने लगती हैं। सबसे पहले निकलेगा ससुरा एक्सरे। क्या निकलेगा? एक्सरे। हम लोग 20 रोंटजन के एक्सरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक्सरे का मात्रक रोंटजन होता है। ये फिजिक्स में पढ़ा दिए थे, वेब चैप्टर में याद कीजिए, पढ़ा दिए थे ना। तो रोंटजन होता है, हम 20 रोंटजन झेल सकते हैं। 20 रोंटजन पे भी बहुत नुकसान करता है। डॉक्टर हम लोग का 6 रोंटजन पे क्या करता है? एक्सरे का। यहाँ ससुरा 250 रोंटजन निकलता है। हम लोग कितना झेल सकते हैं? आई कितना निकलता है? मारेगा, आपका हड्डी गला देगा। यहाँ एक्सरे लगेगा ना तो आपके शरीर के अंदर का सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो एक्सरे और दिखेगा ही नहीं एक्सरे। आप कहेंगे ओ दे परमाणु बम फुट लो बगल वाला देखा एकरा का हो गिलो कह रे हम मर गिल रे 2 नंबर के अपने आत्मा से बता देखता हमारे शरीर दूर से कैसे लगतो समझा कि नहीं? अचानक तो वो दिखता नहीं है आपको। आप वो फिल्मी वाला बम मत समझिएगा कि आग लग गया चिल्ला रहा है मामा ठाकुर वो पेट्रोल बम नहीं है, नहीं समझे? ये रेडिएशन वाला बहुत खतरनाक। ये इसके बाद आता है गामा रेज। कौन सा रे? गामा रे। आपको पता है शरीर में सबसे गहराई तक कौन जाती है? कौन रे? गामा रे। आपका शरीर का हड्डी गुड्डी सब छेद छाद के चल गए। आदमी उठाना पड़ता है इसे छाइटी में, जैसे गोबर उठाता है। चलो हो चाचा, पूरा खत्म कर देता है मार और के परमाणु बम। अच्छा, इनकी गति भी देखिए प्रकाश की चाल से। आपको पता है एक्सरे प्रकाश की चाल से चलता है। टॉर्च जलाने में कितना टाइम लगता है? फटाक से जलाए पहुंच गया 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं गया? और गामा रेज की भी गति प्रकाश के बराबर। यही 2 मेन तबाही मचाते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, शॉक वेव उत्पन्न होता है। वेव चैप्टर में भी पढ़ा दिए हैं शॉक वेव। कौन सा वेव? शॉक वेव, प्रघाती तरंग। देखिए आपको भी पता है शॉक वेव क्या है। देखिए कोई भी चीज कब लड़खड़ाती है, शॉक कब लगता है? जैसे हमारी दौड़ने की क्षमता है 20 के स्पीड से या 30 के स्पीड से, तो हमको अगर कोई धक्का दिया पीछे से 10 के स्पीड से तो हम नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि हम उसे बैलेंस बना लेंगे। अगर कोई 30 से ढकेला तो भी हम नहीं लड़का। हमारी क्षमता से ज्यादा ढकेल दिया ना तो हम लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि उससे तेज हम नहीं जा सकते थे। तो हमारे अगल बगल में जो वायु है, ये वायु है या फिर ध्वनि तरंगे है, ये 330 मीटर पर सेकेंड की वेग से ही जा सकती, इससे ज्यादा नहीं जा सकती है। और अगर कोई चीज ब्लास्ट करता है बहुत ज्यादा मात्रा में तो अचानक वो यहाँ की हवा वगैरह को क्या करता है? ढकेलता है। अचानक क्या करता है? ढकेलता है। और उस सूरज इतना तेज ढकेलता है कि उस सबको उतना तेज चलने के लिए बने ही नहीं थे। तो क्या होता है? एकदम शॉक उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? शॉक। और वो इतना शक्तिशाली होता है किसी भी चीज को ध्वस्त कर देता है। तो ये शॉक वेव आके बिल्डिंग वगैरह को क्या करती है? गिरा देती है। शॉक वेव बिल्डिंग को क्या करती है? गिरा देती है। यहाँ पे पूरी तरह से टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना? 300 डिग्री से। पानी कितना डिग्री पे रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है पानी? अभी कितना कर दिया? तो जो बम के पास के एरिया में रहेंगे 8-10 किलोमीटर के रेडियस में, ऐसे समझ में गया? तो वो सबसे पहला शिकार होंगे किसका? सबसे पहले तो इन्हीं का, कोई भी शिकार इन्हीं दोनों का, लेकिन ये उनको जला के क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो जो पास के एरिया में पकड़ा गए 10 किलोमीटर के रेंज में क्या हो गया? पकड़ा गए, उनको तो जल के मरना है। और जो पास के एरिया में बिल्डिंग पकड़ा गया उनको शॉक वेव से। अब बाकी आप अगर 70, 80, 100 किलोमीटर भी दूर है ना, तो ये देख रहे हैं एक्सरे वगैरह निकल रहा है। समझ में आ रहा है? एक्सरे और गामा रे जा रहा है यहाँ पे। ये आपको तो चौपट करेगा ही और डीएनए को भी चौपट कर देगा। अगर बच गए तो बाल बच्चा जो होगा उसके अंदर अपंगता आ जाएगी वहां पर। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है? हानिकारक होता है। यहाँ पर ना ये प्रशांत महासागर है। कौन महासागर? प्रशांत महासागर के बीचों बीच में एक द्वीप है, हवाई द्वीप। आगे पढ़ाएंगे जब अमेरिका पढ़ाएंगे तब। हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच में है हवाई द्वीप। अमेरिका ने ना हवाई द्वीप पे यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया, पर्ल हार्बर। और यहाँ उसने बड़े बड़े लड़ाकू जहाज तैनात किए, सब पूरे बेस बना दिया। 100-200 लड़ाकू जहाज तैनात किया लड़ने के लिए। नेवी की जहाज तैनात किया लगभग 120 की संख्या में। आज भारत की नौसेना में 120 को जहाज है। उस समय अमेरिका की एक बेस पर इतनी नौसेना की जहाज थी, सब डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां थी, सब इस पे थी। अब जापान को लगा कि अरे भाई साहब ये तो इतना खतरनाक है, अमेरिका इतना खतरनाक हो गया है। तो जापान ने कहा कि हम लोग भी जहाज बनाएंगे, हम लोग भी पानी वाली जहाज बनाएंगे, पनडुब्बी बनाएंगे। तो उसके इंजीनियरों ने कहा, तो रिपोर्ट आई जापान के पास कि जिस रफ्तार से हम लोग जापान बना रहा है, अपनी नौसेना को बढ़ा रहे हैं, अमेरिका की बराबरी करते में 40 साल लग जाएगा। तो जापान ने कहा एक काम करते हैं, अमेरिका की कुछ जहाज मार के गिरा देते हैं, 200-250 जहाज मार के गिरा देते हैं, तो हम आज ही उससे 40 साल आगे हो जाएंगे। कहा वेल डन, वेल डन, वेल डन। जापान वालों ने क्या बोला? वेल डन। गजब प्लान बनाया। 1 घंटा में प्लान बन के रेडी। और 1 महीना का टारगेट दिया गया, कहा गया कि जब अमेरिका को तबाह कर देना है, अमेरिका को तबाह कर देना। तो अमेरिका का सबसे ज्यादा जहाज कहां था? पर्ल हार्बर
पर्ल हार्बर माने बंदरगाह, पर्ल हार्बर वो कहां था? हवाई द्वीप पर। ये पूरा द्वीप और उसमें एक छोटा सा बंदरगाह पर्ल हार्बर। तो डिसाइड हो गया इसी को मार के गिरा देना है। जापानियों ने अपनी नौसेना लेके चल दी है सब। अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जैसे हम लोग का अभी मान के चलिए ब्राजील से कोई दुश्मनी है, कल को हम पता चला कि भारत ने ब्राजील पे परमाणु बम मार दिया, पूरा लेके जापान चल गया पर्ल हार्बर पे। इन लोगों को कुछ आते पता नहीं है। और जापान में ना यहाँ पे लड़ाकू जहाजें उड़ान भरी और सबको फिक्स था कि कौन जहाज जाएगी और किस जहाज पे बम गिराएगी। धड़ाधड़ सुबह 7 बजे से बम गिराना चालू किया सब और 10 बजते बजते पूरा पर्ल हार्बर तबाह कर, खत्म हो गया, पूरा तबाह कर दिया पर्ल हार्बर। अमेरिका कह रहा है कि काहे मारा रे? तो जापान ने कहा कि तुम इतना आगे निकल गए थे, हमारा इंजीनियर कह रहा है तुम्हारी बराबरी करने में 40 साल लगेगा, हम आजे तुमसे 40 साल आगे निकल, मार के गिरा दिए, तुम्हारी नौसेना खत्म। तो अमेरिका ने कहा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहां के राजा तो हीरो ही तो कहा आई डजंट कंसीडर अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। उन्होंने कहा अमेरिका को हम इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी समझते हैं। और ये पूरा एरिया चाइना कब्जा कर दिया। ये पूरा एरिया किसने कब्जा कर लिया? जापान। अंडमान निकोबार भी कब्जा कर लिया, जापान ने कब्जा कर लिया यहाँ। तो सुभाष चंद्र बोस जापान से जाकर दोस्ती कर लिए, कहें कि आप कहे मारने आइएगा, आप इधर बिजी रहिए, हमको हथियार दीजिए, हम मारते हैं अंग्रेजों को। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको मारा? अंग्रेजों को। यहाँ मार के ध्वजी उड़ा दिया। अमेरिका घुसियाया, अपने इंजीनियरों को कहा ये सुनो सब इंजीनियर, बड़का बम बनाओ। कौन बम बनाओ? बड़का बम बनाओ। अब 1950 तक बड़का बम बना देना है, 10 साल बाद बदला लेंगे, लेकिन बदला लेंगे। तो ऑपरेशन ट्रिनिटी चलाया गया और ओपेनहाइमर मूवी बनी है ओपेनहाइमर। अब 5 साल पहले ही बमवा बना के तैयार कर दिया वहां का अमेरिका से। परमाणु बम 1945 में बना के रेडी कर दिया। तब अमेरिका गया यहां से, उड़ाया जहाज अपना, क्रॉस करके कहां पहुंचा? जापान पे गिराया एगो हिरोशिमा नागासाकी। कहा कि जापान अब बताओ कै साल आगे, बताओ कै साल आगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जापान कम खतरनाक थे सही जापान वाले, हाँ बहुत ज्यादा खतरनाक। जापान चाइना ये सब, हालांकि भारत के लिए अच्छा है तो अच्छा है, भारत के लिए खराब है तो खराब है। इंटरनेशनल लेवल में हम इंडिविजुअल का क्या ही मतलब बनता। हम देश के लिए अच्छा है तो सही है, देश के लिए खराब हो तो खराब हो। एक समय था हमारी अमेरिका से दुश्मनी थी, आज दोस्ती है, कल फिर दुश्मनी होगी, बिल्कुल होगी। याद रखिएगा चाइना तबाह होगा 2035 तक। 2035 तक रीजन क्या है? चाइना की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे नहीं, फैक्ट्रीज पे। अब भारत की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे। हमारे यहाँ फैक्ट्री कौन सी है? सब दिमाग से चला रहा है। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, लोग नहीं समझ, इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्राम बना रहा है। हमारे यहाँ कोई कारखाना और उसकी इकोनॉमी टिकी किसके? कारखाने पे। हमारे यहाँ भी कारखाना लग सकता है, दिमाग चेंज होगा क्या?